Hello students, welcome back to A Square classes. Today we are going to continue our next lecture that will be first order kinetics. लास्ट लेक्चर की अगर बात करूं तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा चुका था। क्या समरी था वो भी मैं बता चुका था, उसके क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे, एग्जाम्पल थे, वो भी मैं आपको पढ़ा चुका था। और ये हम लोग ने देखा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होते हैं, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो रेट होते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन जो टी हाफ लाइफ टाइम होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। फिर मैंने कहा था कोई भी रिएक्शन हो, स्टोइचोमेट्रिक रेशियो कुछ भी हो, अगर आपको उसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले को लगाना पड़े तो आप उसको आराम से लगा सकते हो। फिर दूसरा वहां पे हम लोग देखा था कि किसी भी कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट का क्या अमाउंट है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी दैट इज AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT, और टी हाफ लाइफ टाइम क्या था, A नॉट बाई 2K, और रेट क्या था, रेट इज R इज इक्वल टू K, बिकॉज कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, बिकॉज उसका काइनेटिक्स क्या था, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में टाइम काफी ज्यादा हो गया था, इसलिए हम लोग कोई न्यूमेरिकल नहीं कर पाए थे। आइए आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल से ये स्टार्ट करते हैं। पहले जीरो ऑर्डर पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का सिलेबस ही हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को डिस्कस करना। ये मैं कल भी आपको बता चुका था कि अगर काइनेटिक्स पे रिएक्शन है तो 90% चांसेस है वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं आप देख चुके थे। हम लोग टोटल 4 मेथड देख चुके हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर समझो कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन में ले रहा हूं कल के क्लास के समरी को आगे बढ़ाने के लिए, 2A प्लस 3 गिव्स प्रोडक्ट, ये कोई क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बात करूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी AT बताओ, तो AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A नॉट माइनस 2KT। इसका स्टोइचोमेट्रिक रेशियो कितना है, 2। तो अगर ए का रेट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KA इंटू टी, और उस KA को रिप्लेस करने के लिए क्या करोगे, 2KT। और अगर मैं B के लिए बात करूं, BT इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा B नॉट माइनस 3KT। एट टी इज इक्वल टू 0 पे मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन A नॉट दे दूं, इसका B नॉट दे दूं। बस मैं यही रिकॉल करा रहा था कि के को कैसे के रिस्पेक्ट में लिखोगे। और अगर टी हाफ लाइफ टाइम की बात करूं, टी हाफ लाइफ टाइम ए के रिस्पेक्ट में बात करूं, ए का टी हाफ लाइफ टाइम तो कितना होगा, A नॉट बाई 2K इंटू इसका 2 कितना हो जाएगा, A नॉट बाई 4K, और टी हाफ लाइफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू बी तो कितना हो जाएगा, B नॉट बाई 2K होता है, तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा K, तो इसको लिख सकते हैं B नॉट बाई 3 इंटू 2 6 के। ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको सिखा दिया था कि आप जानते भी थे कि अगर ए के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट की बात करोगे तो ए के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट के होगा, बी के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट कैसा होगा, के होगा, और रिएक्शन के लिए कितना होगा, के होगा, और रिलेशन बिटवीन के बी एंड के। तो किसी भी पार्टिकुलर रिएक्टेंट का अगर आपको रेट कांस्टेंट लेना है तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे उसके स्टोइचोमेट्रिक रेशियो से। यहाँ 2 था तो 2K, 3 था तो 3K। फॉर्मूला में क्या होता है टी हाफ लाइफ टाइम, A नॉट बाई 2K इंटू ये 2 कितना हो गया, A नॉट बाई 4K, 2K इंटू 3, A नॉट बाई 6K। ठीक है, तो ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। आइए जीरो ऑर्डर पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। आप इसको लिख लो, फिर हम लोग जीरो ऑर्डर पे क्वेश्चन देखते हैं। आइए बेटा हम लोग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में एक क्वेश्चन ले रहे हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये जेई 2010 के मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो। और एक चीज तो आपको जरूर समझ में आएगा कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन वही है जो आप पढ़ रहे हो और जो आप जानते हो वही आपसे पूछा जाएगा, इसके बाहर कुछ है भी नहीं। कह रहा है द टाइम फॉर ए हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन, कोई भी एक सर्टेन रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, कह रहा है इट फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसका जो रेट है
मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0 ऑर्डर रिएक्शन है, और इसी का हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है बेटा 1 आवर, और इसी का टी 1/2 कितना दिया हुआ है 1 आवर्स। अब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो। आपको कह रहे थे टाइम फॉर ए हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट इज 1 आवर। कह रहा है व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 2 मोल पर लीटर। जब इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है, ए नॉट की जो वैल्यू है ये 2 मोल पर लीटर है। तो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कह रहा है कि जब इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.5 से 0.25 मोल पर लीटर होगा, तो उस जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 से 0.25 मोल जो कम होगा, तो उसमें कितना टाइम लगेगा कि अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। अगर ध्यान से आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करोगे तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका 2 मोल पर लीटर है, तो इसका हाफ लाइफ टाइम कितना है 1 आवर है। रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो कह रहा है जब ये 0.5 से 0.25 मोल पर लीटर होगा तो आप इसका टाइम बताओ। दो मेथड है, एक तो अपना शॉर्टकट जो हम लोग इतने डिटेल्स में क्यों जीरो ऑर्डर में पढ़ाया था आपको समझ में आएगा, और दूसरा जो आपका बुक का सॉल्यूशन होगा जो मार्केट में जो बाकी लोग देंगे वो सॉल्यूशन होगा। अब ध्यान से देखना, पहले मैं बुक का सॉल्यूशन बता रहा हूं, फिर मैं अपना शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे बिना फॉर्मूला यूज किए। मतलब बोला तो कि मिनट में नहीं सेकंड में आप आंसर लाओगे, 10 to 20 सेकंड इनफ है इसके आंसर को लाने के लिए। अब ध्यान से देखो, पहला चीज अगर ये रिएक्शन सेम है तो उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आप जानते हो ये चीज। रेट कांस्टेंट तभी चेंज कर जाएगा जब स्टोइचोमेट्रिक रेशियो चेंज करेगा। तो मैं क्या कर लूं, पहले पार्ट से 2 मोलर है, टी हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, तो मैं इसका क्या निकाल लूं, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल लूं। तो क्या होगा जब के की वैल्यू को निकालोगे, के आप जानते हो टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के। तो मैं किसकी वैल्यू निकाल लूं, के, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ए नॉट बाई 2 इंटू टी हाफ लाइफ टाइम। ए नॉट कितना है 2 मोल पर लीटर इंटू 2 इंटू टी हाफ लाइफ टाइम कितना है 1 आवर। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो देखो 1 मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स। अगर यूनिट से भी जाओगे तो ये देखो जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यही यूनिट थी। क्लियर? आपसे ये ने पूछा, आपसे पूछा है जब 0.5 से 0.2 में जाए तो बताओ। अब ये रिएक्शन सेम है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम रहेगी। फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन रेट कांस्टेंट विल बी सेम फॉर ए गिवन रिएक्शन। तो ये कितना हो जाएगा फॉर्मूला, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। एटी क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो एटी क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, और ए नॉट क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टी इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू 0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टी इज इक्वल टू टी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो यहाँ पे इनिशियल 0.5 है, फाइनल कितना है 0.25। तो एटी की जगह कितना हो जाएगा 0.25 इज इक्वल टू 0.5 माइनस के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इंटू टी। अब इसको यहां ले जाओगे तो ये देखो कितना हो जाएगा 0.25 माइनस 0.5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी, तो टी इज इक्वल टू 0.25 आवर। दैट विल बी योर आंसर। 0.25 आवर मतलब सारे ऑप्शन आवर में ही थे, मिनट में करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4 आवर, 60/4 15 मिनट। ध्यान से देखो, पहले क्या था, एक रिएक्शन का जो गिवन पार्ट था उससे मैंने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, बाद में इस फॉर्मूले में रेट कांस्टेंट के की वैल्यू पुट कर दिया, टी निकाल लिया। आप कहोगे ठीक है सर ये तो फॉर्मूला से निकाला, अगर शॉर्टकट से निकालना होता तो कैसे निकालते, ध्यान से देखना।
कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसको आप लिख लो, आप इसको आराम से पॉज करके लिख लो, शॉर्टकट से देखो और आराम से कर लोगे। कई बच्चे के माइंड में आ भी गया होगा कि सर आपने कहा था कि जीरो ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट डिसोसिएट करेगा। दैट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ऑर्डर। मतलब कहोगे सर आप रिएक्शन तो जीरो ऑर्डर का ले रहे हो, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 है। ध्यान से देखना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2, तो 2 से ये जब 1 में जाएगा, देखो क्यों मैं 2 से 1 ले रहा हूं, क्योंकि इसका टी हाफ लाइफ टाइम 1 आवर गिवन है। टी हाफ लाइफ टाइम क्या था, टाइम रिक्वायर्ड व्हेन 50% ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड, तो ये कितना था 1 आवर। ध्यान से देखो, तो ये 1 से 2 में जाने के लिए कितना टाइम लगा, मतलब कितने मोल डिसोसिएट किए 1 मोल, मतलब 1 आवर में 1 मोल डिसोसिएट किए, हाँ या ना। मतलब ये मैं कह रहा हूं यहां पे चेंज इन कंसंट्रेशन 1 मोल का है, 1 मोल पर लीटर का। तो आपसे पूछा क्या है, क्या ऐसा बोलता, देखो ना, फिर नेक्स्ट 1 आवर में ये 0 हो जाता, तो 1 आवर में चेंज 1 मोल पर लीटर का है, तो आपसे पूछे कितने का चेंज है। ध्यान से देखो, कह रहा है 0.5, कह रहा है 0.5 टू 0.25 के लिए चेंज बताओ। मतलब यहां पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.25 का है, तो 1 आवर में 1 हो रहा है। ध्यान से देखो, 1 आवर में 1 मोल हो रहा है। तो अगर समझो इसी टाइम को अगर मैं हाफ से डिवाइड कर दूं, इसको हाफ से डिवाइड कर दूं, तो ये 1/2 आवर्स हो जाएगा और ये भी 1/2 आवर्स हो जाएगा। इसमें चेंज कितने का होगा, तो 0.5 का, और इसमें भी चेंज कितने का होगा 0.5 का। तो आपसे पूछा क्या है कि 0.5 से 0.25 में, तो फिर इसको मैं हाफ कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 मोल का चेंज होगा, कितना 1/2 का हाफ 1/4 आवर्स में। समझ में आया नहीं आया, आप आराम से, नहीं है तो एक बार फिर से समझो। टी हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेटा 2 गिवन था, तो 1 आवर में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोल पर लीटर का है, तो फिर ये 1 से 0 में कितना हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो, अगर ये 1 से 0 में जाए तो ये टाइम कितना लगेगा 1 आवर्स का है। तो अगर मैं कहूं हाफ आवर्स में कितना चेंज होगा, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं और कहूं कि ये हाफ आवर्स में, तो टाइम हाफ हुआ तो कंसंट्रेशन भी हाफ हो जाएगा, तो इसमें चेंज कितना का होगा 0.5 का, तो यहां भी हाफ आवर्स में चेंज कितना का होगा 0.5 का। तो आपको चेंज कितने में देखना है 0.25, तो फिर अगेन इसका हाफ कर दो, तो ये भी 1/4 और ये भी 1/4, तो इसमें चेंज 0.25, इसमें चेंज 0.25, दैट विल बी योर आंसर। यही हम लोगों ने कहा था, कई बार आपको बिना पेन चलाए भी सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ में होगा। आप लिखो और जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में सीखा ना, आप उसको बेटा यूज करना सीखो, आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। आए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही कॉन्सेप्ट पे है, जेई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जैन में पेपर हुआ था उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। कह रहा है द रिएक्शन 2x गिव्स v इज जीरो ऑर्डर, सेम वही है कि कोई भी एक रिएक्शन 2x है, ये भी ये जीरो ऑर्डर, ये काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो r इज इक्वल टू के a टू दी पावर क्या हो जाएगा 0। कह रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज 0.2 मोलर, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a नॉट कितना था 0.2 मोलर। कह रहा है द हाफ लाइफ इज 6 आवर, और इसका जो t हाफ लाइफ टाइम है वो कितना है 6 आवर्स है। पक्का, तो आप क्या करोगे, इन दोनों के हेल्प से यहाँ पे क्या करोगे के निकाल लोगे, अगर फॉर्मूला से जाओगे तो बाद में इसी के की वैल्यू को पुट करोगे,
कह रहा है कि जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर, इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स 0.5 मोलर, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर। तो कह रहा है 0.5 से 0.2 मोलर जाने में टाइम बताओ। आप आराम से निकाल सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट का है। आप इसको फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करना, हम लोग इसको शॉर्टकट से मैं निकाल के बता देता हूं। क्लियर है? इसका क्या मीनिंग हुआ कि 0.2 पे टी हाफ लाइफ टाइम 6 आवर है, दैट मीन्स ये 0.2 से 0.1 मतलब इफ 50% का कम हो गया, तो इस केस में जो टी हाफ लाइफ टाइम है वो कितना है? 6 आवर्स। तो यहाँ पे चेंज कितने का है? डेल्टा सी कितने का है? 0.1 का है। मतलब 6 आवर्स में चेंज 0.1 का हो रहा है। तो आपसे पूछा कितना है? 0.52, ये पहले जाएगा 0.4, फिर जाएगा 0.3, फिर जाएगा 0.2। ध्यान से देखना बेटा कि एक T6 आवर्स में इसका चेंज इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट एसोसिएट करेगा। मतलब 6 आवर में 0.1 मोलर कंसंट्रेशन का चेंज होगा। तो यहाँ पे एक 6 आवर्स, एक टी हाफ लाइफ टाइम यहाँ पे लगेगा, दूसरा टी हाफ लाइफ टाइम यहाँ पे लगेगा, और तीसरा टी हाफ लाइफ टाइम यहाँ पे लगेगा। यही हुआ ना कि एक हाफ लाइफ टाइम में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितने का है? 0.1 का है। तो यहाँ से यहाँ का टोटल चेंज कितना का हुआ? 0.3। मतलब कितने टी हाफ टाइम लगे? 6। तो जो टाइम लगेगा ये कितना लगेगा? 3 मल्टीप्लाई टी हाफ लाइफ टाइम, मतलब 3 मल्टीप्लाई 6 कितना? 18 आवर्स। आप फॉर्मूले से निकालोगे तो भी 18 आवर्स आएगा। और हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जीरो ऑर्डर में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट एसोसिएट करेगा, आराम से बेटा इस कॉन्सेप्ट पे बैठेगा। तो आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं होगी, आपका टाइम सेव होगा। नहीं, यही क्वेश्चन अगर बोर्ड वगैरह, एक्चुअली बोर्ड वगैरह में इतने आते नहीं है, अगर आएंगे तब आपको सिस्टमेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जेई में आपका टाइम सेव होगा कब? जब आप शॉर्टकट लगाओगे तब। क्लियर है? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जीरो ऑर्डर पे, फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आइए बेटा, एक काफी अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग लिया है, प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम लिया है। क्योंकि अब तक हम लोग सारे क्वेश्चन को कंसंट्रेशन से देख रहे थे, अगर प्रेशर है तो प्रेशर से कैसे डील करोगे, इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है। कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ Cl2O7 गैस फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। और वैसे भी आप जानते हो किसी भी गैस का डिकम्पोजिशन अगर हाई प्रेशर पे है तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, लेकिन अगर लो प्रेशर पे तो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। गैस का डिकम्पोजिशन आपको दिया हुआ है, Cl2O7 gives 2 molecule of ClO2 plus 3/2 O2 गैस। इसके साथ दो इंफॉर्मेशन आप दिया हुआ है। कह रहा है इनिशियल प्रेशर ऑफ पी नॉट, इस गैस का दिया हुआ है 600 mm ऑफ Hg। इस गैस का डिकम्पोजिशन है पी नॉट, मतलब इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस, और इनिशियल में तो प्रोडक्ट होगा ही नहीं, तो रिएक्टेंट ही होगा। और दूसरा दिया हुआ है -dCl2O7/dt, इसको क्या पढ़ोगे? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ Cl2O7। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ Cl2O7 कितना होगा? 500 mm पर सेकेंड। कोई दिक्कत? 500 mm पर सेकेंड, ये किसका होगा? रेट ऑफ कंजम्पशन। तो आपसे पूछा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2, दूसरा टी हाफ लाइफ टाइम ऑफ Cl2O7, तीसरा पूछा है कि अगर इसी रिएक्शन को चेंज कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। और चौथा पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इस गैस का पी टोटल बताओ, नॉट पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ गैस एज टी इक्वल टू 10 सेकेंड। मतलब आफ्टर सम टाइम पी टोटल मतलब क्या? रिएक्टेंट भी होंगे, प्रोडक्ट होंगे, तो टोटल प्रेशर बताओ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करूं, तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ जाता हूं, तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो पहले मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन आर की वैल्यू लिख लूं। तो आर इज इक्वल टू होगा -d Cl2O7/dt इज इक्वल टू 1/2d ClO2/dt इज इक्वल टू 1/3/2 dO2/dt।
तो पहला केस में आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 मतलब dO2/dt की वैल्यू पूछा गया है आपसे। तो आप क्या करो, इस टर्म्स और इस टर्म्स को इक्वल कर दो, तो dO2/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3/2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो 3/2 इंटू माइनस डी Cl2O7 अपॉन क्या dt। और Cl2O7 का रेट कंजम्पशन कितना दिया है बेटा, 50 दिया हुआ है, 50 mm/सेकेंड। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 50, तो ये रेट निकला, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 75 mm ऑफ Hg पर सेकेंड। इस रेट से क्या होगा पर सेकेंड, O2 फॉर्म करेगा। दूसरा आपसे बोला है, ये तो पहला सॉल्व हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन मैंने दोनों का लिख दिया और उसके हेल्प से मैंने क्या निकाल दिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकाल दिया। आइए सेकंड हम लोग देखते हैं, टी हाफ लाइफ टाइम पूछा है। अगर ये किस ऑर्डर का काइनेटिक्स है, तो आप देखोगे ये जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स है। और अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आप जाओगे बेटा, तो इसका टी हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू होता है A0/2K। तो आपको A0 अगर प्रेशर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P0/2K। आपको P0 पता है 600 mm, आपको क्या चाहिए K। अब देखो K कैसे निकालते हैं, तो आप जानते हो R इज इक्वल टू K, R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Cl2O7 टू दी पावर 0। और इस टर्म्स पे पावर 0 टेंस टू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से निकल जाएगा R इज इक्वल टू K, और यही R तो है, और ये R की वैल्यू कितना दिया हुआ है 50। ये R इज इक्वल टू Cl2O7 के टर्म्स में यही रेट होगा ना, तो इसका वैल्यू कितना है 50, तो आप निकाल दो, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी 50, तो निकाल दो क्या P0 600/2 इंटू 50, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा 6 सेकेंड। दैट विल बी योर आंसर। यहां तक समझ में है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरी चीज जो हम लोगों को निकालनी है, मैं उस तरफ आपको निकालता हूं। तीसरी चीज निकल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। किस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का। मैं रिएक्शन लिखता हूं, यहां पे रिएक्शन है 2Cl2O7 gives 4Cl O2 प्लस 3O2। इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट निकालना है। जब आप इसका रेट निकालोगे बेटा, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 माइनस डी Cl2O7/dt। और ये क्या है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ Cl2O7, और यहाँ गिवन भी क्या है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ Cl2O7। मतलब बेसिकली इसी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना। तो अगर किसी रिएक्शन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू चेंज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करेगा, बट रेट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट बेटा कभी चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूं तो 1/2 इंटू इसकी वैल्यू दे रखी है कितना 50 mm/सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 25 mm ऑफ Hg/सेकेंड, तो रेट निकल जाएगा। आइए चौथी चीज हम लोग निकालते हैं, ये आप लिख लो, बाकी चीज मैं मिटा दे रहा हूं, फिर हम लोग निकालेंगे P टोटल, टोटल प्रेशर ऑफ गैस। किसी भी क्वेश्चन से निकाल लो, मैं समझो यही क्वेश्चन से निकाल देता हूं, Cl2O7 यही क्वेश्चन ले लो। 2 molecule of Cl2O7 gives 4 molecule of ClO2 plus 3O2। ध्यान से देखो, एट T इज इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन P0 लेता हूं तो इसका कोई अमाउंट नहीं होगा। कह रहा P टोटल निकालो T इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे, तो एट T इज इक्वल टू 10 सेकेंड ले लो, तो इसका कितना P0 माइनस 2P। मैंने क्या कहा था, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में ही क्या कर दो आप, डिसोसिएट कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 4P, और ये कितना हो जाएगा 3P।
तो इसी टाइम पे आपसे टोटल प्रेशर पूछा है ना, तो इस टाइम पे बेटा ये रिएक्टेंट भी होंगे और ये दोनों प्रोडक्ट भी होंगे, तो आपको टोटल प्रेशर निकालना होगा, तो आप सबको ऐड कर दो। तो कितना हो जाएगा 3p प्लस 4p 7p माइनस 2p 5p। तो आपको जो यहाँ पे p टोटल निकलेगा ये p नॉट प्लस 5p आ जाएगा। और p नॉट की वैल्यू 600 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए क्या p की वैल्यू। और बताओ p कैसे निकालेंगे, बताओ कि इसका हम लोग p कैसे निकालेंगे, यही सोचना है। तो मैं लगा दूं, अगर देखो, अगर जीरो ऑर्डर के लिए आप दो ही फॉर्मूला जानते थे। अगर फॉर्मूला ऐसे हो AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, आप जानते हो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, PT इज इक्वल टू पी नॉट माइनस के टी। तो यहाँ पे PT के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी कितना, पी नॉट माइनस 2p। तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस 2p इज इक्वल टू पी नॉट माइनस, इसी इक्वेशन का मुझे रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। किसका, इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन का रेट कांस्टेंट कितना है बेटा, इसी इक्वेशन का रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाले ना, R इज इक्वल टू के। और इस इक्वेशन का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो कितना है 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2kT, 2kT, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई k की वैल्यू कितना 25 और इनटू टाइम कितना 10 सेकेंड पे पूछा है, तो टाइम 10 सेकेंड। यहां से देखो ये पी नॉट, ये पी नॉट, दोनों तरफ पी नॉट क्या होगा बेटा कैंसिल, ये माइनस एन, ये माइनस एन कैंसिल, तो ये पी, ये टू कैंसिल, तो पी इज इक्वल टू आ गया 250 mm ऑफ Hg। और ये 250 mm ऑफ Hg को मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तो ये आ जाएगा पी नॉट 600 प्लस 5 इंटू 250, तो ये आ जाएगा 600 प्लस 1850 mm ऑफ Hg। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, मैं फिर से बताता हूं। आपसे पूछा है कि इस इक्वेशन का पी टोटल बताओ 10 सेकेंड पे। तो आप इसका निकालो या इसका निकालो, कोई किसी भी रिएक्शन का निकालो, पी टोटल वही आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिखा हुआ था इसलिए मैंने इससे निकाल दिया, आप उससे भी निकालोगे तो वही आएगा। तो देखो ये इनिशियल कंसंट्रेशन पी नॉट, मैंने कहा जब भी आपको डिसोसिएट करना पड़े तो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो में डिसोसिएट करना पड़े। तो इसके 2 मोल थे, तो पी में से 2p डिसोसिएट किए, तो इससे 2 से 4 बन रहे हैं, तो 2p से 4p बनेंगे। 2 से 3 मोल बन रहे हैं, तो 2p से कितना 3p बनेंगे। पी टोटल कितना हो गया, पी नॉट प्लस 5p, इन सबको ऐड करोगे तो पी नॉट प्लस 5p। पी नॉट 600 है, मुझे पी निकालना था। तो इस इक्वेशन के लिए मुझे अगर फॉर्मूला लगाना पड़े AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, तो यहाँ जाएगा AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 2kT। तो प्रेशर के लिए मैं लिखूंगा तो PT इज इक्वल टू पी नॉट माइनस 2kT। पी नॉट की PT की वैल्यू कितना होगा, पी नॉट माइनस 2p, पी नॉट वही होगा 2, k की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए k निकालना है कितना 50। और अगर इस इक्वेशन के लिए निकालते तो इसका k कितना था 50, 15, देखो देखो कॉपी में निकाला हुआ है। निकल गया p की वैल्यू कितना 250, पुट कर दिए तो 1850, दैट विल बी योर आंसर। तो जीरो ऑर्डर पे इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछे जा सकते, जो भी पूछे जाएंगे आपकी नॉलेज में है। एक बार फिर से बेटा नोट्स रिवाइज करना, क्योंकि बार बार हम लोग जीरो ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर से कंपेयर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग काइनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डालो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, आप इसको आराम से लिखो और एक फ्रेश हेडिंग डालो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आइए हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब वो रिएक्शन जिसका ऑर्डर अपने को पहले से पता है कितना होना चाहिए, फर्स्ट 1 होगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एक लाइन लिखना, रिएक्शन हुज रेट, रिएक्शन हुज रेट डिपेंड अपॉन, रिएक्शन हुज रेट डिपेंड अपॉन फर्स्ट पावर ऑफ concentration, reaction whose rate depend upon first power of concentration
इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं ले लूं कि कोई भी एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी। ए आपका रिएक्टेंट है, बी आपका क्या है, प्रोडक्ट है। हाइपोथेटिकली कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा अपने को। तो एट टी इज इक्वल टू 0 इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए नॉट। तो ये उस टाइम पे कोई भी अमाउंट नहीं बना है, लेकिन आफ्टर सम टाइम टी इज इक्वल टू टी है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ए टी। आप जानते हो ए नॉट और ए टी में, ए नॉट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टी इज इक्वल टू 0, या इसी को बोल सकते हो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ए नॉट क्या है आपका, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और ए टी आपका क्या है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ए टी और ए नॉट में बात करूं तो टाइम के साथ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, तो ए टी का कंसंट्रेशन ए नॉट से क्या होगा, छोटा होगा। और जो डिसोसिएटेड अमाउंट है उसको एक्स ले लूं तो ए टी जो होगा ये ए नॉट माइनस एक्स के इक्वल होगा। बोलो कोई दिक्कत। तो इसके एक मोल से इसके एक मोल बन रहे हैं, तो इसके कितने बनेंगे, एक्स, और एक्स यही क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर को डिफाइन क्या किया कि रिएक्शन हुज रेट डिपेंड अपॉन फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो अगर मैं इसका रेट लिखूं तो R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1, इसको इक्वेशन 1 ले लो, यही आएगा। कि वैसे रिएक्शन जिसका रेट कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 होगा उसी को क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट लिया था, तो इस टाइम पे इसको 0 ले लेता हूं। बाद में ए नॉट से ये एक्स डिसोसिएट कर गया, तो इसको चलो ऐसे ले लेता हूं, ये ए नॉट माइनस एक्स, और ये ए नॉट माइनस एक्स जो है इसी को मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी ले लेता हूं। और इसके x डिसोसिएट किए तो इसके कितने बनेंगे, x, तो इसी को क्या ले लिया, बीटी। ए नॉट को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, ए टी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जिस टाइम पे पूछे वो आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा। यहां तक समझ में आ रहा। अब समझो मुझे इसी रिएक्शन का अगर रेट लिखना पड़े, रेट ऑफ रिएक्शन से, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी। और यही अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में बात करूं तो प्लस क्या हो जाएगा बेटा, dB बाई डी टी। और अगर इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे तो x के टर्म्स में कुछ भी स्टोइचोमेट्रिक रेशियो है ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, dx बाई डी टी। और जो टाइम के साथ एक्सचेंज होगा तो a का कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस एक्स इसी के फॉर्म में तो चेंज होगा, हाँ या ना। और यही रेट इस रेट के बराबर होगा, ये जो रेट है यही रेट किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि रेट dx बाई डी टी, डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, और टाइम के साथ रेट का कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो डिपेंडेंसी होगा ये फंक्शन विथ टाइम होगा, और टाइम के साथ ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ए टी या ए नॉट माइनस एक्स, यही होगा ना। तो मैं क्या कह सकता हूं, के ए नॉट माइनस एक्स। ये dx बाई डी टी इस रेट से आया है और ये इस रेट से आया है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये फंक्शन ऑफ क्या होंगे, टाइम होंगे, फंक्शन ऑफ क्या होंगे, टाइम। तो अगर मैं इसको पुट कर दूं इस वैल्यू को, तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा, तो ये आ जाएगा dx बाई, इसको यहां ले आओ, ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी, के डी टी। और इसमें मैं अगर लिमिट डाल दूं, ध्यान से देखना, इसमें मैं अगर लिमिट डाल दूं तो एट टी इज इक्वल टू 0 पे है तो ये 0 हो जाएगा, एट टी इज इक्वल टू टी है
तो ये कितना हो जाएगा, एक्स डिसोसिएट किया। मतलब जब जीरो था तो कुछ भी डिसोसिएटेड अमाउंट नहीं था, जब टी है तो डिसोसिएटेड अमाउंट कितना है, एक्स। कितना है डिसोसिएटेड अमाउंट, एक्स होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को जब आप इंटीग्रेट करोगे बेटा, तो मैं आपको बता दूं, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा, चलो मैं यहां लिखता हूं, इसको इक्वेशन 1 आप यहां कर लेना। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एल एन ए नॉट माइनस एक्स, लिमिट कहां से कहां, 0 टू एक्स इज इक्वल टू के बाहर टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा 0 टू टी। अगर यहाँ पे एक पॉइंट नहीं समझ में आए तो ध्यान से देखना, मैं इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला लिख देता हूं इस बॉक्स में। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स, लॉग एक्स इंटीग्रेशन होता है। तो 1 अपॉन ए नॉट माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा एल एन ए नॉट माइनस एक्स, और फिर नीचे वाले टर्म्स को करोगे तो कितना, इसको ऐसे लिखोगे तो दिस अपॉन क्या आ जाएगा, -1, और इस -1 फिर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको चाहिए 1 अपॉन ए माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एल एन ए माइनस एक्स अपॉन -1, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस एल एन ए माइनस एक्स। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो हम लोगों ने यूज किया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एल एन ए नॉट माइनस एक्स, लिमिट की वैल्यू 0 टू एक्स इज इक्वल टू के टी, 0 टू टी। अब लिमिट डाल दो, तो पहले हायर लिमिट देन लोअर लिमिट, तो हायर लिमिट डालोगे तो क्या जाएगा, माइनस एल एन ए नॉट माइनस एक्स, फिर माइनस फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, के टी। मैं इसको क्या करता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, एल एन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा माइनस एल एन ए नॉट, देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, एल एन ए नॉट माइनस के टी। और एल एन ए नॉट माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एल एन ए टी, एल एन ए टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखना, अगर जीरो ऑर्डर से कंपेयर करे हो तो वहां पे जीरो ऑर्डर का देखो क्या आया था, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। यहाँ पे टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली डिक्रीज कर रहा था जीरो ऑर्डर में, ये जीरो ऑर्डर का है। और तो प्रोडक्ट का लीनियरली इंक्रीज कर रहा था, तो देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर में ln आ गया, मतलब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा, तो प्रोडक्ट का टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत, मैं जीरो ऑर्डर का मिटा देता हूं, और आप एक और रिलेशन याद कर लो, ln और log में एक और रिलेशन है कि अगर ln x को मैं log बेस में बात करूं, ध्यान से देख लेना इधर पहले भी, ln x मतलब इसका मतलब क्या होता है बेटा, log बेस ex, और log बेस e को मतलब ln को log 10 में लाओगे, log बेस 10 में लाओगे, log 10 बेस x, तो मल्टीप्लाई करते हो 2.303, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2.303 log x। तो जब भी log होता है तो ये log बेस 10 को रिप्रेजेंट करता है और ln log बेस e को रिप्रेजेंट करता है। अगर ln को log में लाओगे तो 2.303 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको अगर log के टर्म्स में लाओ तो log 2l क्या आ जाएगा, 2.303 log 80, 2.303 log a नॉट माइनस के टी, फिर 2.303 से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा, log
ए टी इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। ये दोनों इक्वेशन एक ही है, ये बताएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखना। अब इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन से मैं अगर लिखना चाहूं, ध्यान से देखना, इस इक्वेशन से तो मैं प्लस वाले को पहले लिख देता हूं, तो क्या आ जाएगा? ln a नॉट माइनस ln a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब मैं क्या लेता हूं यहाँ पे बेटा, इसको a ले लेता हूं और इसको b ले लेता हूं। तो लॉग का एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू होता है लॉग a बाई बी। तो इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, माइनस में, तो log a माइनस log b इक्वल टू क्या जाएगा? log a बाई b। तो ये आ जाएगा ln a नॉट अपॉन a नॉट बाई x इज इक्वल टू क्या बेटा? के टी। तो a नॉट माइनस एक्स को मैं ए टी लिख लूं, आ जाओ मैं नेक्स्ट इधर लिखता हूं, ये आप लिख लो बेटा कहीं पे, फिर मैं मिटा रहा हूं। तो आपको आ क्या गया यहाँ पे? आ गया क्या यहाँ पे? के टी इज इक्वल टू ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स। तो अगर आपको k चाहिए तो k इज इक्वल टू 1 बाई टी ln ये a नॉट बाई इसको क्या ले लू? ए टी। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर थर्ड। काफी इंपॉर्टेंट है एट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी इस चैप्टर में अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग मेजोरिटी ऑफ टाइम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे बेटा। k इज इक्वल टू 1 बाई टी ln a नॉट माइनस ln a नॉट बाई ए टी, और ln को लाओगे लॉग में तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log a नॉट बाई ए टी। For numerical point of view, this formula is very very important। ये जो फॉर्मूला है, हम लोग कई फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते हो तो भी कोई बात नहीं है, आप डिराइव कर सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला जब भी फर्स्ट ऑर्डर का होगा, ये एक्सपोनेंशियल पैटर्न है, लेकिन कभी ये सब फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। जब भी ज्यादातर यूज करेंगे तो ln में k इज इक्वल टू 1 बाई टी ln a नॉट बाई ए टी। ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ए टी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। या लॉग में करोगे तो k इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग ए नॉट बाई ए टी। कोई दिक्कत? दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर थर्ड। समझ में आया इतना? ये तो हमने फॉर्मूला ड्राइव कर, आगे आओ हम लोग इसी चीज को लाते हैं। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग ला रहे हैं। ये क्या आ गया था? ln a नॉट, ये आया था बेटा ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। यही आया था ना? तो अगर मैं इसको क्या करूं, ये log a बाई बी है, इसको log b बाई a करूं तो यह आ जाएगा ln a नॉट बाई एक्स अपॉन a नॉट इज इक्वल टू, ये माइनस क्या आ जाएगा? के टी। अब मैं क्या करता हूं, इस ln को हटाने के लिए एंटी लॉग ले लेता हूं, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो एंटी लॉग से ln क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये आ जाएगा बेटा ए नॉट माइनस एक्स अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, e टू द पावर माइनस के टी। e टू द पावर माइनस के टी। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। तो अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो।
नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ए टी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, यही है। मैं इसको लिख सकता हूं, concentration of A at time t, it will decreases exponentially। देख लो यहाँ से ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी, ई टू दी पावर इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। तो इन्फिनिटी पे ये ए टी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो, वन, ए नॉट के बराबर हो जाएगा। ए टी जो है वो किसके बराबर होगा, ए नॉट के बराबर, पावर जीरो वन, टी इज इक्वल टू जीरो पे ये जीरो वन होगा, तो ए टी ए नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, और मैं कह सकता हूं इट विल डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, और ये क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। कोई दिक्कत? तो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। कभी भी आप सिर्फ जीरो ऑर्डर में अगर पूछता है कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, तो हम डायरेक्टली लगा देते ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाएंगे बेटा। ये बस हम लोग रिलेशन लाने के लिए करते हैं, जब भी यूज करना होगा इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए टी, हम लोग इसी को यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। आपसे पूछे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, एक्स की वैल्यू बताओ, ये ना बी का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो अगर रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है तो प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियली क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो आओ मैं इसी को निकालता हूं, ये देख लो इससे, ये क्या है, ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। तो x को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। तो x इज इक्वल टू यहां से क्या कॉमन ले लो, ए नॉट वन माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। दैट x क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t, और ये एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मैं लिख सकता हूं इट विल इंक्रीजेस। तो अभी तक हम लोगों ने देखो जितनी चीजें हम लोगों ने जीरो ऑर्डर के लिए निकाले थे उतने ही अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे, लेकिन दिख भी रहा है वहां पे लीनियरली इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। एक बार फिर से देखते हैं अभी तक हम लोगों ने किया क्या है। कोई भी एक रिएक्टेंट है ए गिव्स प्रोडक्ट बी, एक हमने कुछ रिएक्टेंट लिया है तो टी इक्वल टू जीरो पे ए का कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा जिसको क्या लिया, ए नॉट। टाइम के साथ ये क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। समझो x अमाउंट डिसोसिएट किया तो बचेगा कितना, ए नॉट माइनस एक्स। ए नॉट माइनस एक्स वही क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, या दैट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जिसको ए टी बोलते हैं। अगर ये x डिसोसिएट किया तो ये भी x बना, इसको क्या बोलेंगे, बी टी। हम लोग पढ़ ही रहे फर्स्ट ऑर्डर, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ देयर concentration, तो r इज इक्वल टू के concentration टू द पावर वन, दैट विल बी रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब अगर मैं इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के लिए माइनस डी ए बाई डी टी, प्रोडक्ट के लिए डी बी बाई डी टी। ये वैल्यू को पुट करोगे तो देखो फाइनल माइनस ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट, माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस और माइनस फॉर्मूले का क्या जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। किसी के लिए निकालो स्टेटमेंट कुछ भी हो, रेट हमेशा डी एक्स बाई डी टी आएगा। तो डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा, के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, और टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन किससे चेंज कर रहा है, एटी से, तो इसको क्या लिखा, ए नॉट माइनस एक्स। वेरिएबल को सेपरेट किया तो dx क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा, dx अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन के लिए मैंने फॉर्मूले बताया, अगर x है 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो 1 बाई ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ln a माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, क्योंकि ये माइनस साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस एल एन ए नॉट माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ पे ए नॉट माइनस एक्स का इंटीग्रेशन है तो एल एन ए नॉट माइनस एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और के बाहर आ जाएगा, टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी। लिमिट डाल दिया जीरो टू एक्स, टी का लिमिट जीरो टू टी, पुट कर दिया तो यहाँ से रिलेशन आ गया क्या
ln at इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, या लॉग के फॉर्म में लिखोगे तो log at इज इक्वल टू log ए नॉट माइनस के टी। इसी इक्वेशन से अब मैंने इन दोनों को, इसको a लिया इसको b लिया, तो पॉजिटिव वाले को पहले लिखा ln a नॉट माइनस ln a नॉट माइनस एक्स, इसको a लिया इसको b लिया, ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स इजकल टू के टी। तो इसको मैं क्या लिख दिया, इन ए नॉट माइनस एक्स को ए टी लिया, तो ln ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln ए नॉट बाई ए टी। और इसी को अगर लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो k इज इक्वल टू लॉग को 2.303 लॉग लिख सकते हैं 1 बाई टी ए नॉट बाई ए टी। हमने कहा कि यूज हम लोग तो फॉर्मूला कहीं निकालेंगे, यूज इसी को करेंगे। फिर इसी एक्सप्रेशन को हम लोगों ने आगे लाया यहाँ पे ln ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इजकल टू के टी, एन टी लॉग लिया तो ए नॉट माइनस एक्स अपॉन ए नॉट इजकल टू ई टू द पावर माइनस के टी। यहाँ से ए टी की वैल्यू निकाल लिया ए नॉट माइनस के टी, फिर इस वैल्यूज को ए टी की जगह ए नॉट माइनस एक्स रख के एक्स की वैल्यू निकाल लिया, तो देखा एक केस में रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा था, इसको इक्वेशन 4 ले लेता हूँ और इसको इक्वेशन 5 ले लेता हूँ। एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। हम निकाल तो चुके हैं कई बार at इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, बट कभी इसको यूज नहीं करेंगे बेटा। यूज ऑलवेज किसको करेंगे, k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln ए नॉट बाई ए टी को ही यूज करेंगे। हर जगह वही फॉर्मूला काम देगा। इतना आप समझ में आ रहा है, आप इतना लिखो क्योंकि इस जगह काम है। फिर इसी पे कुछ पार्ट को हम लोग मिटालते हैं। फिर हम लोग को देखो क्या क्या निकाला था कल लास्ट लेक्चर में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, ये सब हम लोग को निकालते हैं। आप इतना लिख लो, फिर हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कहता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फॉर्मूला डिफिनेशन वगैरह हम लोग देख चुके थे जीरो ऑर्डर में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल इनिशियली टेकन। तो अल्फा इज इक्वल टू डिसोसिएटेड एक्स अपॉन कितना है, ए नॉट। एक्स की जगह में क्या वैल्यू पुट कर दूं, एक्स इज इक्वल टू ए नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। तो जब इसको पुट करोगे तो ए नॉट कैंसिल हो जाएगा। देखो x की जगह पुट करोगे ए नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। चलो पुट कर देते हैं, आप परेशान क्यों होगे बेटा। ई टू दी पावर माइनस के टी अपॉन क्या, ए नॉट कैंसिल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर के टी। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली, लेकिन कब तक, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू, 1 होगी। दूसरा मैं कह रहा हूं, हम लोग रेट वर्सेस कंसंट्रेशन यहां देख चुके हैं। अगर मैं रेट वर्सेस टाइम की बात करूं, रेट वर्सेस टाइम की बात करूं तो टाइम के साथ यही कंसंट्रेशन चेंज करेगा ना। अगर मैं बोलूं R इज इक्वल टू के ए टू दी पावर 1 और यहां पे रेट को मैं फंक्शन ऑफ टाइम लेके आऊं, तो रेट फंक्शन ऑफ टाइम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी, पावर तो 1 और ए टी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। तो R इज इक्वल टू के ई टू दी पावर, R इज इक्वल टू के ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। वहां पे भी देखो जीरो ऑर्डर में R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नहीं था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में टाइम के साथ, फर्स्ट ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो टाइम, फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट होगा वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट होगा वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा टाइम, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। मतलब पहले 10 मिनट में अगर समझो 10 मोल रिएक्ट किए हैं तो नेक्स्ट 10 मिनट में 10 से कम ही डिक्रीज करेंगे। मतलब जो रेट है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। मैं कह सकता हूं रेट decreases exponentially with time। रेट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा।
आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। लाइफ टाइम आप जानते हो, टाइम एट विच 100% रिएक्शन गेट कंप्लीटेड, यही जानते हो ना। वो टाइम बताओ जब रिएक्शन 100% क्या हो गया बेटा, कंप्लीट। हम लोग पढ़ चुके थे TLT। अगर मैं इसके TLT की बात करूं या इसी को T 100% भी लिखते हैं, 100% रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। अगर 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, तो x जो अमाउंट था वो A0 के बराबर हो जाएगा। x किसके बराबर हो जाएगा, A0 के बराबर होगा, इतना तो आप समझ रहे हो। x A0 के बराबर हो जाएगा और इस केस में AT क्या हो जाएगा, 0। कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी 100% कंप्लीट करके, वो टाइम जब रिएक्शन 100% कंप्लीट कर जाए, मतलब बचा ही नहीं कुछ, तो एटी क्या हो जाएगा, 0। अब इसी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, एटी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। अब ध्यान से देखो, एटी कितना हो गया, इसको 0 इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। अब इस पूरे टर्म्स को जीरो होने के लिए इस पूरे टर्म्स को जीरो होना पड़ेगा। अब ध्यान से आप सोचो, गणित लगाओ, ए नॉट जीरो हो सकता क्या, तो आप कहोगे नहीं सर ए नॉट जीरो नहीं होगा। तो ये जो ए नॉट है बेटा, ये नॉन जीरो है, ये तो जीरो नहीं हो सकता है। मतलब क्या जीरो हो सकता है, तो इस टर्म्स को जीरो होना पड़ेगा। इट मस्ट बी जीरो। और इसको जीरो होने के लिए, अगर थोड़ा मिटा देता हूं, इस टर्म्स को जीरो होने के लिए ई टू दी पावर वैल्यू इंफिनिटी होगी, तभी ये जीरो हो पाएगा। मतलब टाइम की वैल्यू जो है यहाँ पे टी मस्ट बी इंफिनिटी होना चाहिए, टी की वैल्यू इंफिनिटी होना चाहिए, तो ई टू दी पावर इंफिनिटी कितना होगा, 0। दैट मीन्स इससे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम, मतलब अनंत समय पे जो क्या होगा, कंप्लीट होगा। इनफाइनाइट मतलब जो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा। अगर रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो गया ना, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे इट टू बी कंप्लीटेड। क्लियर है। तो अगर मैं इसके टी हाफ लाइफ टाइम की बात करूं, टी हाफ लाइफ टाइम की बात बाद में करेंगे, पहले टी फुल टाइम की बात करूं, तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। आप यहां तक लिखो और एक नोट करके मैं पॉइंट लिखा देता हूं। आप इन जिसको भी लिख लो, पहले किसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लिख लो, देन उसको लिख लो। मैं एक नोट करके पॉइंट लिखाता हूं, लिखना। थ्योरेटिकली लाइफ टाइम ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थ्योरेटिकली लाइफ टाइम ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनफाइनाइट, इज इनफाइनाइट is infinite if reaction is completed 99.9%, if reaction is completed 99.9%, then we assume then we assume assume then we assume to be completed, देन वी एज्यूम टू बी कंप्लीटेड। तो थ्योरेटिकली कभी भी जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जो रिएक्शन होंगे वो बेटा कभी कंप्लीट नहीं होंगे। अगर ये 99.9% ही कंप्लीट होते हैं तो हम लोग इसको एज्यूम करेंगे कि रिएक्शन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। क्लियर है। अब आइए हम लोग देखते हैं हाफ लाइफ टाइम की बात। चलो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ टी हाफ लाइफ, T1/2, या इसी को बोलते हैं 50%। टाइम एट विच 50% रिएक्शन गेट कंप्लीटेड, डिफिनेशन वगैरह सब हम लोग लिख चुके हैं। तो अगर रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रहा है, मतलब जो x है डिसोसिएशन अमाउंट A0/2, 50% मतलब रिएक्टेड कितना, A0/2, तो बचेगा कितना, AT इज इक्वल टू A0/2। कोई दिक्कत। देखो मैंने कहा था न्यूमेरिकली जब भी यूज करेंगे तो हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। किस फॉर्मूले को, K इज इक्वल टू 1/T ln A0/AT, या AT की जगह क्या लिख सकते हो, A0 - x।
तो यहाँ पे पुट कर दो K इज इक्वल टू T 1/2 लेते हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हम लोग पुट कर रहे हैं, ए नॉट और ए के जगह कितना A0/2, तो A0 कैंसिल, क्या आ जाएगा ln2, तो यहाँ से पुट कर दो T हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये बेटा, ये ln कैंसिल, 1/1/2 कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा ln2/k, और ln2 की वैल्यू देखोगे बेटा तो T हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 0.693/k, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला यही दोनों है, या तो आपको न्यूमेरिकली ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा k इज इक्वल टू 1/2 ln A0/t और T हाफ लाइफ टाइम 0 ln 2/k या 0.693/k। आप फर्स्ट जीरो ऑर्डर का देखो, T हाफ लाइफ टाइम A0/2k था, मतलब जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है 0.693। 0.693 क्या है कांस्टेंट, और के भी क्या है कांस्टेंट। क्लियर है, ये चीज समझ में आया। तो जीरो ऑर्डर में जो चीजें एक्सपोनेंशियली थी, जीरो ऑर्डर में सॉरी फर्स्ट ऑर्डर में जो चीजें एक्सपोनेंशियली है, जीरो ऑर्डर में वो चीज लीनियरली था, और रिएक्टेंट टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज हो रहा था। एटी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, यहाँ आ रहा है एटी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। वहां पे टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड था, टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, यहाँ पे टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है ln2/k या 0.693/k। वहां पे रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, और यहाँ पे रेट की वैल्यू निकालोगे r इज इक्वल टू की ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। रेट एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, मतलब फर्स्ट 5 मिनट में जितने रिएक्ट करेंगे लास्ट 5 मिनट में बहुत कम रिएक्ट करेंगे, मतलब इनिशियली रेट ज्यादा है, मतलब पहले 5 मिनट में आप 10 पेज लिख रहे हो, तो नेक्स्ट 5 मिनट में आप 10 की जगह 8 पेज ही लिख रहे हो, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में आप 8 की जगह 6 पेज ही लिख रहे हो, तो टाइम के साथ आपका रेट क्या होना चाहिए, कम तो जाना चाहिए, जो यहाँ पे कम हो रहा है। आप अच्छे से लिख लो सब कुछ। यहाँ पे कुछ लॉग की वैल्यू भी आपको बार बार यूज करने में लगेगी, मैं कुछ लॉग की वैल्यू आपको दे देता हूँ तो आपको समझ में आए कि बार बार यहाँ थोड़ा बहुत मैथमेटिकल लगेगा, मैथमेटिक्स यूज होगा। एक तो आप लॉग की प्रॉपर्टी जान गए, याद रखना log 2 की वैल्यू होती है 0.3, log 3 की वैल्यू होती है 0.5, log 5 की वैल्यू होती है 0.7, log 7 की वैल्यू होती है 0.8, 0.85 ले लो, ये वैल्यू होती है। आप कहोगे log 4, तो log 4 को लिख देना log 2⁻², तो 2 log 2, तो ये 0. कितना 6 ऐसे करके निकाल सकते हो। तो ये कुछ वैल्यू है जो आपको लगेगा। ln2 की वैल्यू, एक और वैल्यू जो ऑलरेडी मैंने लिखा है, ln2 की वैल्यू 0.693, ये आप जानते हो। तो ये अपना था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब आइए हम लोग, जैसे हम लोग ने जीरो ऑर्डर कंप्लीट करके उसके कुछ ग्राफ पढ़े थे, तो पहले टी हाफ लाइफ टाइम आप लिख लो, और उसके बाद एक नोट लिखना, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड to any definite proportion required to complete any definite fraction or proportion percentage of reaction for first order reaction time required to complete any definite fraction or percentage of reaction is independent of their initial concentration। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कितने फ्रैक्शन, कितने परसेंटेज, 10%, 15%, 20%, कितना अमाउंट डिसोसिएट करेगा, वो उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। यही मैंने कहा, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनी डेफिनेट फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन।
ओके, तो आइए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का कुछ ग्राफ है, कुछ फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ को देखते हैं, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे, फिर हम लोग देखेंगे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पे प्रॉब्लम देखेंगे। हेडिंग डालिए ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आइए बेटा हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, टोटल 8 ग्राफ में प्लॉट करने जा रहा हूँ वन बाय वन। आप बुक वगैरह में देखना है तो 2-3 ग्राफ, हार्डली 2 से 1 या 2-3 ग्राफ मैक्सिमम गिवन होते हैं। जितना हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जितने रिलेटेड ग्राफ हो सकते हैं, मैं सब पढ़ा देता हूँ, सब आपसे ही सॉल्व होंगे। आइए इस मैं इसको यहाँ पे जो फर्स्ट ग्राफ है इसको रेट और कॉन्सेंट्रेशन के वर्ड से लेता हूँ। देखो जीरो ऑर्डर में वही लिया था, तो इस एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ कॉन्सेंट्रेशन और इस एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ रेट। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के ग्राफ को प्लॉट करने से पहले आप इसका रिलेशन देख लो। हम लोगों ने क्या दिखा था, R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर है तो कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, y इज इक्वल टू एम एक्स। ये ग्राफ कैसा हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स। स्लोप क्या हो गया, k। स्ट्रेट लाइन इंक्रीजेस ग्राफ होगा, और मैं लिख देता हूं r इज इक्वल टू के सी टू द पावर 1। कोई दिक्कत, कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आए? दूसरा, मैं रेट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं। अगेन y एक्सिस पे मैं ले लेता हूं रेट और x एक्सिस पे मैं ले लेता हूं टाइम। और रेट और टाइम के बीच का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो अगर मैं रेट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो हम लोग का रिलेशन क्या आया था, आप ध्यान से देखना। R इज इक्वल टू के ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। और मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा था, मतलब मैं कई बार बताना चाह रहा था, मेरा सेंस ये था कि रेट एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ डिक्रीज करेगा और फर्स्ट ऑर्डर कभी कंप्लीट नहीं होता है तो रेट कट नहीं करेगा टाइम के साथ, ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली ऐसा आएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, ये लाइन टच नहीं करेगा बेटा। तो रेट एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। R इज इक्वल टू के ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। जो थर्ड ग्राफ है ये ln at और टाइम के बीच में लेता हूं। थर्ड जो ग्राफ है वो ln at और a नॉट के बीच में है। अगर इसके बीच में आप रिलेशन देखोगे तो रिलेशन यही था, ln at इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस के टी। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो किसके किसके बीच में है, ये ln at और टाइम के बीच में है। तो y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। तो स्लोप क्या होगा, डिक्रीजेज होगा और स्ट्रेट लाइन डिक्रीजेज होगा। अगर लॉग के फॉर्म में देखो तो इसका कुछ स्लोप यहाँ से, और ये जो पॉइंट है ये ln a नॉट होगा और इसका जो स्लोप है वो क्या होगा, k होगा। लेकिन नेक्स्ट ग्राफ अगर मैं ln के जगह, मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूं, अगर मैं ln के जगह बेटा इस एक्सिस पे ले लूं log 80 और इस एक्सिस पे टाइम ले लूं, तो यहां पे रिलेशन क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। log 80 इज इक्वल टू log a नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303, यही रिलेशन अपनाया हुआ था। फिर इसका अगर कंपेयर करोगे तो दिस इज योर y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, और ये पूरा टर्म्स m है और t के जगह x है। फिर ये भी स्लोप स्ट्रेट लाइन डिक्रीजेज होगा और ये जो पॉइंट है ये होगा log a नॉट और इसका जो स्लोप होगा ये k अपॉन 2.303। जो हम लोगों ने सीखा है उसी पे बेस्ड हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ग्राफ निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच में ग्राफ। यहां मैं x एक्सिस पे ले लेता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को r ले लेता हूं और इस एक्सिस पे मैं ले लेता हूं टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम लेता हूं तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट AT इज इक्वल टू होता है ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। इस समय मिटा देता हूं, आप तो देख चुके हो। AT इज इक्वल टू ए नॉट
e टू द पावर माइनस के टी, दैट विल बी योर रिलेशन। तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये ग्राफ एट टी इज इक्वल टू जीरो ई टू द पावर 0 1, तो ये ग्राफ ए नॉट से स्टार्ट होगा और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, टच नहीं करेगा ग्राफ। ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस पे रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ कभी टाइम एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि ये ग्राफ तो इन्फिनिटी पे जाके कंप्लीट होगा। इस चीज में मैं ले लेता हूँ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम के बीच में। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का अगर रिलेशन देखोगे तो ये x इज इक्वल टू था ए नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, यही आपका रिलेशन आ गया था। मतलब ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे इंक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियल। कोई दिक्कत? जो नेक्स्ट ग्राफ है वो टी हाफ लाइफ टाइम, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और टाइम के बीच में ले लेता हूं। मतलब इस एक्सिस पे मैं लेता हूं अल्फा और इस एक्सिस पे मैं ले लेता हूं टाइम। और आपको याद होगा अल्फा का जो अगर रिलेशन देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू था 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। ये भी जो ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, लेकिन अल्फा की एक वैल्यू फिक्स वैल्यू तक होगी 1 तक। और लास्ट में अगर बात करूं तो टी हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ होगा। तो इस एक्सिस पे मैं लेता हूं टी हाफ लाइफ टाइम और इस एक्सिस पे मैं लेता हूं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और आप जानते हो टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू ln 2 बाई के, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा। तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा, टी हाफ लाइफ टाइम इज नॉट डिपेंड अपॉन देयर कंसंट्रेशन। तो ये टोटल 8 ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर पे बनते हैं। मैं 1 बाय 1 सारे आपको स्टडी करा दिया हूँ बेटा, एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ है, रिलेशन था R इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1। दूसरा रेट वर्सेस टाइम है, रेट एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, R इज इक्वल टू के ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। दूसरा है ln AT, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी एक्सपोनेंशियली की बात करूं और टाइम के बीच में, तो ln AT इज इक्वल टू ln A नॉट माइनस के टी। ये एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, डिक्रीज। कहाँ से एक्सपोनेंशियली, लीनियर डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमने लॉग के लिए ग्राफ प्लॉट किया है। अगर वैसे प्लॉट करते तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता, लॉग के टर्म्स में लीनियरली डिक्रीज करेगा। लेकिन लॉग के टर्म्स में अगर ये ln है, ये लॉग के बीच में है, तो लॉग करोगे तो k अपॉन 2.303 आ जाएगा, बाकी डिफरेंस वही रहेगा। नेक्स्ट टी हाफ लाइफ टाइम बता ही दिया आपको कि टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कंसंट्रेशन, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड टाइम के बीच में, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत? तो आप 1 बाय 1 सारे ग्राफ को आराम से पॉज करके खुद से जो रिलेशन है, मैं फिर से रिकॉल करूंगा कि फर्स्ट ऑर्डर में अगर आप सारे रिलेशन याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सिर्फ 2 याद रखना, जो हम लोग इसी को यूज करेंगे। क्या? तो पहला ln A नॉट बाई के टी, k इज इक्वल टू 1 बाई टी ln A नॉट बाई ए टी, और ln को लॉग के फॉर्म में लाओगे तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 बाई टी लॉग A नॉट बाई ए टी। एक तो ये रेट और टाइम के बीच का रिलेशन, और दूसरा टी हाफ लाइफ टाइम का रिलेशन, टी हाफ टाइम इज इक्वल टू ln 2 बाई के, या इसी को लिख सकते हो 0.693 बाई के। यही 2 रिलेशन अगर याद रखोगे तो सारे काम आपसे सॉल्व होंगे। क्लियर है? तो आप इतने ही याद रखते हो तो काफी चीज हो जाएंगे, बाकी चीजें अगर याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, कई बार आपको हेल्प करेगा। हम लोग जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रू फॉर्मूले। हम लोगों ने ग्राफ देख लिया, ग्राफ आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और काफी अच्छे से आप थिंक आपको जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर समझ में होगा। एक लेक्चर हम लोग इस पे अभी लेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पे, पूरे एक लेक्चर में जितने अच्छे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन होंगे फर्स्ट ऑर्डर उसी पे करेंगे। फिर हम लोग आगे पढ़ना तो है ही, सिलेबस को पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ जो फर्स्ट ऑर्डर की प्योरिटी की बात है ना, कॉन्सेप्ट की बात है ना, वो आपको जितना अच्छा हो सके ना, मैं चाहता हूँ उससे बहुत अच्छा आपका हो।
आई थिंक रेट पे क्वेश्चन बन ही रहे हैं, रेट कांस्टेंट पे क्वेश्चन बन ही रहे हैं। आज के लेक्चर के बाद मैं फिर आपको नेक्स्ट डीपीपी दूंगा क्वेश्चन नंबर, आप उसको जरूर सॉल्व करिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जितने भी चैप्टर आप वन बाय वन पढ़ रहे हैं आप न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करें, काफी अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, काफी अच्छा आप करेंगे। तो ग्राफ आप समझ चुके हो, आइए वन बाय वन, जैसे मैंने जीरो ऑर्डर में कुछ एग्जांपल दिए थे, जैसे फोटोकेमिकल इक्वेशन थे, रिएक्शन थे, जीरो ऑर्डर, यहाँ भी आ जाओ वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला लिखना एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर। पहला, ऑल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी। आप जब फिजिक्स में पढ़ोगे 12th के फिजिक्स में लास्ट पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स, जहां यहाँ पे एटम एंड न्यूक्लियाई पढ़ते हो, न्यूक्लियस को पढ़ते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग एटम को पढ़ते हैं, न्यूक्लियस को ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। और जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ोगे, या तो न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ो या न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ो, पढ़ना न्यूक्लियस को ही है। वहां पे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी एटम का न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है तो वो अल्फा बीटा गामा रे इमिट करते हैं, स्पॉन्टेनियस फेनोमेना होता है इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रे। इसी डीके को बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। अगर कोई रेडियो एक्टिव डीके है बेटा तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। तो लिख लो, सारे कॉन्सेप्ट वहीं पे होंगे, फिजिक्स में भी सेम फर्स्ट ऑर्डर जो आप यहाँ पढ़ते हो वहां भी होगा, नहीं होगा तो एक दो क्वेश्चन में वहां के भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। ऑल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी, ऑल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी, ब्रैकेट में लिख लो न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, दैट विल बी योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड, डीके ऑब्लिक और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, डीके ऑब्लिक ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, डीके ऑब्लिक ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। थर्ड, जब ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ेंगे वहां पे हम लोगों को बायोमोलिक्यूल पढ़ना है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट में जब मैं ग्लूकोज पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर, या इसी को आप बोल सकते हो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, इसी को बोल सकते हो। होता क्या है, C12H22O11, इसको वाटर से आप हाइड्रोलाइज करते हो। एसिडिक मतलब कैटालिस्ट, यहाँ पे H एसिड होता है, तो यू विल गेट मोनो, ये डाइसैकेराइड है मोनोसैकेराइड, C6H12O6, C6H12O6। इसमें एक ऑल्डो हेक्सोज है, दूसरा ऑल्डो कीटोज है, आप वो सब जाने दो। ये याद रखना, ये शुगर है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, DEXTRO, डेक्स्ट्रो, जिसको प्लस साइन से भी डिनोट करते हैं। एक ग्लूकोज मिलेगा आपको, दूसरा फ्रुक्टोज। थोड़ा इन्फॉर्मेशन में देना चाहूं, इस समय कंफ्यूज मत होना, नहीं समझ में अच्छी बात है, ना समझे तो अच्छी बात है। इसको बोलते हैं ऑल्डो हेक्सोज, ये बोलते हैं ऑल्डो कीटोज, ये ऑल्डो हेक्सोज है, ये कीटो हेक्सोज है, कीटो हेक्सोज। ग्लूकोज जो है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और ये लिवो, लिवो को माइनस से दिखाते हैं, डेक्स्ट्रो को प्लस से। तो इनिशियली ये क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है कि वैसे कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिव हो, ये भी ऑर्गेनिक में समझ में होगा। बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है कि उससे अगर कि तुम किसी व्हाइट लाइट को पास कराओगे ना तो वो उस लाइट को क्या करता है, रोटेट कर देता है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर तुम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करा रहे हो, समझो लाइट ऐसे जा रहा है ऐसे, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जाने के बाद ये अगर ऐसे रोटेट कर जाए या ऐसे रोटेट कर जाए, या आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो जो कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। तो पहले ये क्या था, डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो से क्या हुआ लीवो, लीवो से क्या हो गया डेक्स्ट्रो, जिसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। तो जितने भी इस टाइप के रिएक्शन होंगे ना वो भी किस ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फोर्थ एग्जांपल, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, यहां लिख देता हूं फोस्टर, ये भी किस ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। ईस्टर ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O, क्लियर है, ये आपका ईस्टर मॉलिक्यूल है। ईस्टर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, RC डबल बॉन्ड O,
ओ आर डैश, ये आर एन आर डैश अल्काइल ग्रुप है। जब इसको हाइड्रोलिसिस करोगे H2O के साथ, एसिडिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो एक एसिड देगा, दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, दूसरा C2H5OH। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपका ईस्टर है, ये जो है फंक्शनल ग्रुप ये आपका बेटा एसिड है, और ये अल्कोहल है। तो ये भी किस ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करेगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। कुछ गैस भी है जो डिसोसिएट करते हैं, वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। आइए मैं लिख देता हूं। फिफ्थ, दिस इज योर थर्ड। ये भी कुछ गैस है, N2O5 का डिसोसिएशन NO2 प्लस O2 में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। H2O2 डिसोसिएट करेगा, H2O प्लस O2 डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। C6H5N2Cl C6H5Cl प्लस N2 गैस, ये भी किस ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। और ये कई रिएक्शन अगर आपको गिवन है और काइनेटिक्स गिवन नहीं है तो भी आप बेटा इसी से प्रिडिक्ट करोगे कि दिस रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर है? तो वहां पे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ऑर्डर। तो आइए लास्ट में हम लोग भी देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वैसे प्रॉपर्टी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही फॉलो करेंगे। जैसे वहां पे हम लोगों ने पहला पढ़ा था इक्वल अमाउंट डिसोसिएटेड इन इक्वल टाइम इंटरवल, यहाँ पे पढ़ेंगे इक्वल परसेंटेज डिसोसिएटेड इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल परसेंटेज डिसोसिएटेड इन इक्वल टाइम इंटरवल। दूसरा देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी फॉलो अर्थमेटिक प्रोपोगेशन। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी फॉलो ज्योमेट्रिकल प्रोपोगेशन, कॉमन रेशियो होगा। वहाँ टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, रेट कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट था। यहाँ रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहेगा। तो हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो आइए बेटा हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या इसी को कह सकते हो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे प्रॉपर्टी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही शो करेंगे उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो जीरो ऑर्डर से देखो, हमने कहा था इक्वल अमाउंट डिसोसिएटेड इन इक्वल टाइम इंटरवल, यहां लिखो इक्वल फ्रैक्शन और परसेंटेज डिसोसिएटेड इन इक्वल फ्रैक्शन एंड इक्वल परसेंटेज डिसोसिएटेड इन इक्वल टाइम इंटरवल। ये आपको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में देखने को मिलेंगे, याद रखना बेटा ये बात। समझो इक्वल फ्रैक्शन या इक्वल परसेंटेज डिसोसिएटेड इन इक्वल टाइम इंटरवल, ये रिएक्शन आपने 100 से लिया, तो 100 से अगर ये 10% डिसोसिएट कर रहा है टी टाइम में, 10% डिसोसिएट कर रहा है समझो टी टाइम में, तो 100 का 10% कितना होगा? 10, तो बचेगा कितना? 90। तो नेक्स्ट जो टी टाइम आप लोगे, नेक्स्ट जो टी टाइम लोगे, तो इसमें वापस से 10% डिसोसिएट करेगा। अब ये 10% 90 का डिसोसिएट करेगा, मतलब इसमें 9 डिसोसिएट करेगा, तो बचेगा कितना? 81। मतलब इस टी टाइम में इसने 10 मोल डिसोसिएट किया, तो इस टी टाइम में इतना कितना? 90 का 10% मतलब 9 मोल डिसोसिएट किया। तो नेक्स्ट जो टी टाइम होगा बेटा, इसमें ये 8.1 मोल ही डिसोसिएट करेगा, क्योंकि हर टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज होगा। तो ये कितना करेगा? 8.1, 81 माइनस 8.1, ये 72.9 होगा। नेक्स्ट टी परसेंट अगर ले लूं टी टाइम में, तो ये फिर 10% मतलब 7.29 मोल डिसोसिएट करेगा। कितना? 10% दिया जाएगा 65.6%, 7.29 मतलब 7.3 ले लूं, 65.6 के बराबर आ जाएगा। मतलब हर इक्वल टाइम इंटरवल में, इन एवरी टी टाइम इंटरवल इट डिसोसिएटेड 10% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेटेड in every t time interval it dissociated 10% of
रिएक्टेंट अपने गिवन रिएक्टेंट का ये 10% क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। क्लियर। सबसे पहली खासियत चीज आती है, वहां पे इक्वल अमाउंट डिसोसिएट करता। अगर वहां पे 100 से 90 टी में 10 का डिसोसिएट हुआ तो यहाँ 90 से 80, 80 से 70 होता, तो वहां पे जीरो ऑर्डर में इक्वल अमाउंट थे, यहाँ पे बेटा इक्वल परसेंटेज है। दूसरा लिखना, concentration of reactant left, concentration of reactant left after equal time interval, after equal time interval form GP, geometrical propagation. Concentration of reactant left after equal time interval form GP, that means common ratio. समझो T इज इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, E नॉट, तो T इज इक्वल टू टी पे कितना था, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी, यही था ना, ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। अगर समझो T इज इक्वल टू 2T ले लो तो ये ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट ई टू दी पावर माइनस 2 के टी। T इज इक्वल टू 3T ले लो तो यहाँ पे जो ए टी होगा ये ए नॉट ई टू दी पावर माइनस 3 के टी। T इज इक्वल टू 4T ले लो तो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस 4 के टी होगा। अगर हर के बीच का आप डिफरेंस देखो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ई टू दी पावर माइनस के टी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ई टू दी पावर माइनस के टी है। बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस ई टू दी पावर माइनस के टी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ई टू दी पावर माइनस के टी है। तो हर एक टी टाइम इंटरवल में सबके बीच का इंटरवल टी है, सबके बीच का इंटरवल टाइम गैप टी है। मतलब टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 20 मिनट, 10 मिनट, टी इज इक्वल टू 20-30 मिनट लोगे तो इक्वल टाइम इंटरवल में यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशियो। इक्वल टाइम इंटरवल के बाद अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम पेनल्टी पूछे तो ये कॉमन रेशियो में होगा। इसका बेसिक क्या होगा आपको मैं बता देता हूं, इस पे किस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली हिट कर पा रहे हो। समझो T इज इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन C नॉट दिया हुआ है, T इज इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन C नॉट दिया हुआ है, तो अगर आपसे पूछे T इज इक्वल टू T पे ये कह रहा है 3/4 C नॉट, कितना पूछ रहा है, 3/4 C नॉट है। ध्यान से देखना, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 3/4। तो तुमसे पूछे T इज इक्वल टू 2T पे कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 3/4 नॉट का स्क्वायर इंटू C नॉट। क्यों, तभी तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3/4 आएगा। आपसे पूछे T इज इक्वल टू 3T पे तो कितना हो जाएगा, 3/4 टू दी पावर क्यू C नॉट। तो जो ये कॉन्सेंट्रेशन का टाइम रेशियो है, जितने टाइम बढ़ेगा इसके ऊपर क्या बढ़ जाता जाएगा बेटा, पावर बढ़ता चला जाएगा। कोई दिक्कत। तो दो प्रॉपर्टी तो आपको काफी अच्छे समझ में हो गए, एक इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज, इक्वल टाइम इंटरवल पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कॉमन रेशियो में होगा। तीसरी बात, टी हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जो इस रिएक्शन का टी हाफ लाइफ टाइम में इस तरफ लिखता हूं तो अब कई बार मैं लिख चुका हूं, टी हाफ लाइफ टाइम मतलब टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 0.693/k इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एंड चौथी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर में रेट कंसंट्रेशन और टाइम दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा था। फर्स्ट ऑर्डर में रेट कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है बेटा एंड टाइम पे भी। टाइम और के साथ ये डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली। लिख लो इसमें, रेट चेंजेज विथ कंसंट्रेशन एज वेल एज टाइम, रेट चेंजेज विथ कंसंट्रेशन एज वेल एज टाइम and it decreases exponentially, it decreases exponentially। जो रेट है वो टाइम के साथ एंड कंसंट्रेशन के साथ, रेट टाइम डिक्रीजेस विथ टाइम, रेट डिक्रीजेस विथ कंसंट्रेशन एज वेल एज टाइम एंड इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। ये एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीजेस। मैं लिख चुका हूं R इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी, R इज इक्वल टू के ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी।
यही था ना। तो दैट्स ऑल अबाउट योर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये थ्योरेटिकली आज के लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को बेटा कंप्लीट किया है। हम लोग न्यूमेरिकली इस पे सॉल्व करेंगे, तब वे मिलेगा, तब फिनिशिंग मिलेगा कॉन्सेप्ट का कि हाउ टू अप्रोच ऑन योर प्रॉब्लम। आप फ्रेश माइंड से इस लेक्चर को फिर से देखना, कंप्लीट नोट्स बनाना, हर पॉइंट आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टअप ही चैप्टर का इतना अच्छे से किया है कि हर कॉन्सेप्ट बोले ना कि क्रिस्टल क्लियर होगा बेटा आपके टोन में बोलूं तो। होप लेक्चर आपको काफी अच्छे से समझ में आए। फिर भी आप बताइएगा जरूर लेक्चर कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो हम लोग उस पर कोशिश करेंगे कि आपका डाउट सॉल्व करें, ताकि आपको डाउट समझ में आ जाए। आपको डीपीपी के क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएंगे, आप क्वेश्चन नंबर जरूर सॉल्व करिएगा। फिर भी इतने देर तक बने रहने के लिए, लेक्चर को ध्यान से सुनने और समझने के लिए, और काफी अच्छा नोट्स बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।